चलिए बच्चों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान का जो इतिहास पार्ट है उसका चैप्टर नंबर 5 लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसका नाम है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। बच्चों, इस चैप्टर से जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बन सकते थे उन सभी को हमने इसमें कवर किया है। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। दोस्तों, इससे पहले के भी जो चैप्टर थे उन चैप्टरों की भी वीडियो मैंने बना रखी है। अगर अभी तक आप लोगों ने उन चैप्टरों की वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लें। उन वीडियो का जो लिंक है हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, जहां से आप उनको आसानी से वॉच कर सकते हैं। चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है पांडुलिपियाँ क्या थी। बच्चों, एक रफ और पेन ज़रूर पास में रखिएगा, क्योंकि इनके जो उत्तर हैं वो हम बोल कर लिखाएंगे। ठीक है, तो प्रश्न नोट करिएगा, पांडुलिपियाँ क्या थी। पांडुलिपियाँ क्या थी बच्चों, इसके बारे में बताना चाहेंगे। पांडुलिपियाँ वह रचना होती थी जिसे अनेक व्यक्ति अपने हाथों से लिखा करते थे, और यह ताड़ के पत्ते व हाथ से बने कागज़ पर लिखी जाती थी। ठीक है, तो लिखिएगा इसमें, पांडुलिपियाँ वह रचना होती थी। पांडुलिपियाँ वह रचना होती थी जिसे अनेक व्यक्ति अपने हाथों से लिखा करते थे। जिसे अनेक व्यक्ति अपने हाथों से लिखा करते थे। यह पांडुलिपियाँ ताड़ के पत्तों व हाथ से बने कागज़ पर लिखी जाती थी। यह पांडुलिपियाँ हाथ ताड़ के पत्तों तथा यह पांडुलिपियाँ ताड़ के पत्तों तथा हाथ से बने कागज़ पर लिखी जाती थी। ठीक है बच्चों, अगला पेन नोट करिएगा, पांडुलिपियों का प्रचार सीमित क्यों रहा। ठीक है, पांडुलिपियों का प्रचार सीमित क्यों रहा। बच्चों, पांडुलिपियों का प्रचार इसलिए सीमित रहा क्योंकि यह बहुत ही नाजुक व कमज़ोर हुआ करती थी तथा महंगी भी मिला करती थी, जिनको खरीद कर पढ़ना सभी व्यक्तियों के बस की बात नहीं थी। ठीक है, तथा इनको तैयार करने में बहुत समय भी लगता था, इसीलिए इनका जो प्रचार प्रसार है वो बहुत ही सीमित रहा। ठीक है, तो लिखिएगा इसमें, पांडुलिपियों का प्रचार सीमित इसलिए रहा। उत्तर में नोट करिएगा, पांडुलिपियों का प्रचार सीमित इसलिए रहा क्योंकि पांडुलिपियाँ बहुत ही नाजुक व महंगी हुआ करती थी। क्योंकि पांडुलिपियाँ बहुत ही नाजुक व महंगी हुआ करती थी, जिसके कारण इनको खरीदना या पढ़ना सभी व्यक्तियों के बस की बात नहीं थी। सभी व्यक्तियों के बस की बात नहीं थी। और इसके अलावा इनको तैयार करने में समय भी बहुत लगता था। और इसके अलावा इनको तैयार करने में समय भी बहुत लगता था। इस कारण इनका प्रचार सीमित रहा। बच्चों, अगला प्रश्न नोट करिएगा, गुटेनबर्ग की छापी पुस्तक बाइबिल की 2 विशेषताएं लिखिए। ठीक है, इसका उत्तर नोट करिएगा, 2 विशेषताएं लिखिए। ठीक है, उत्तर नोट करिएगा, बाइबिल एक ऐसी पुस्तक थी
जो गुटेनबर्ग द्वारा बनाए गए प्रिंटिंग प्रेस पर जो गुटेनबर्ग द्वारा बनाए गए प्रिंटिंग प्रेस पर छपने वाली पहली पुस्तक थी। छपने वाली पहली पुस्तक थी। ये पहली विशेषता थी। दूसरी विशेषता नोट करिएगा। इस पुस्तक के 180 प्रतियां छपने में इस पुस्तक के 180 प्रतियां छपने में 3 वर्ष लगे थे। इस पुस्तक के 180 प्रतियां छपने में 3 वर्ष लगे थे। अगला प्रश्न नोट करिएगा। अगला प्रश्न है, पंचांग किसे कहते हैं? पंचांग किसे कहते हैं? बच्चों, यह एक प्रकाशित पुस्तक थी जिसमें चाँद व सूरज तथा ग्रह, नक्षत्र और लोगों के जीवन से जुड़ी खास वर्ष भर की जानकारियां रहा करती थी। ठीक है, तो लिखिएगा। इसमें पंचांग हेडिंग में डाल दीजिएगा और डिटेल में लिखिएगा। उत्तर के हेडिंग में पंचांग डालिएगा और हेडिंग डिटेल में लिखिएगा। यह एक प्रकाशित पुस्तक है। यह एक प्रकाशित पुस्तक है जिसमें चाँद व सूरज की गति तथा ग्रह, नक्षत्र और लोगों के जीवन से जुड़ी खास वर्ष भर की जानकारियां रहती हैं। खास वर्ष भर की जानकारियां रहती हैं। खास वर्ष भर की जानकारियां रहती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न नोट करिएगा। गैली से क्या अभिप्राय है? गैली। बच्चों, यह धातु के फ्रेम, जिसको सांचा बोलते हैं, वह हुआ करते थे जिनमें अक्षरों को छिपाकर इबारत बनाई जाती थी। ठीक है, लिखिएगा। यह धातु के फ्रेम हुआ करते थे। उत्तर में लिखिएगा। गैली जो है उत्तर के हेडिंग में डाल दीजिएगा गैली और डिटेल में लिखिएगा। यह धातु के फ्रेम हुआ करते थे जिनमें अक्षरों को बिछाकर इबारत बनाई जाती थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, उलमा से क्या आशय है? बच्चों, यह ऐसे विद्वान हुआ करते थे जिनके इस्लाम धर्म के कानून व शरिया के बारे में जानकारी होती थी। ठीक है, यह ऐसे विद्वान हुआ करते थे जिनको इस्लाम धर्म के कानून व शरिया के बारे में बहुत जानकारी हुआ करती थी। ठीक है, उसी को उलमा बोला जाता था। तो उत्तर में उलमा रखिएगा और डिटेल में करिएगा। उत्तर में उलमा हेडिंग करिएगा और डिटेल में लिखिएगा। यह ऐसे विद्वान हुआ करते थे
यह ऐसे विद्वान हुआ करते थे जिनको इस्लाम धर्म के कानून व शरिया के बारे में जानकारी हुआ करती थी। जिनको इस्लाम धर्म के कानून व शरिया के बारे में जानकारी हुआ करती थी, इन्हें ही उलमा कहा जाता था। इन्हें ही उलमा कहा जाता था। अगला क्वेश्चन नोट करिएगा बच्चों, फतवा से क्या आशय है। फतवा बच्चों इस्लाम धर्म के विद्वानों द्वारा असमंजस्य की स्थिति में की जाने वाली वैधानिक घोषणा को फतवा कहा जाता था। मतलब फतवा क्या है, एक घोषणा है। ठीक है, तो इसमें उत्तर के हेडिंग में रखिएगा फतवा और डिटेल में लिखिएगा यह इस्लाम धर्म के विद्वानों द्वारा असमंजस की स्थिति में की जाने वाली वैधानिक घोषणा है। असमंजस की स्थिति में की जाने वाली वैधानिक घोषणा है जिसे फतवा कहते हैं। अगला पेन नोट करिएगा बच्चों। अगला है प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार से क्या आशय है। प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार से क्या आशय है। बच्चों यह 16वीं सदी में यूरोप में रोमन कैथोलिक चर्च के विरुद्ध चलाया गया एक सुधार आंदोलन था। ठीक है, इस आंदोलन में ईसाई मत के विरुद्ध कई धाराएं निकली थी। ठीक है, जिसे प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो लिखिएगा उत्तर में हेडिंग में रखिएगा प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार और उसमें लिखिएगा यह 16वीं सदी में यूरोप में रोमन कैथोलिक चर्च के विरुद्ध चलाया गया सुधार आंदोलन है। रोमन कैथोलिक चर्च के विरुद्ध चलाया गया सुधार आंदोलन है जिसमें ईसाई मत के विरुद्ध कई धाराएं निकलीं। उसके बाद अगला प्रश्न नोट करिएगा, लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ कौन थे। लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ बच्चों यह असमिया साहित्य के एक वरिष्ठ रचनाकार थे जिनकी प्रसिद्ध रचना का नाम बूढ़ी आयिर साधु था। ठीक है, तो लिखिएगा इसमें लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ उत्तर के हेडिंग में रखिएगा और डिटेल में करिएगा। यह असमिया साहित्य के एक वरिष्ठ रचनाकार थे। यह असमिया साहित्य के एक वरिष्ठ रचनाकार थे जिनकी प्रसिद्ध रचना का नाम बूढ़ी आयिर साधु था। बूढ़ी आयिर
साधु था। अगला क्वेश्चन नोट करिएगा, चैप बुक से क्या आशय है? चैप बुक से क्या आशय है? बच्चों, पॉकेट बुक के आकार की जो किताबें होती थी उनके लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द चैप बुक कहलाता है। इसे गुटका भी कहते हैं, जिसका चलन मुद्रण क्रांति के बाद आया। ठीक है, तो इसमें लिखिएगा चैप बुक, उत्तर के हेडिंग में रखिएगा और डिटेल में लिखिएगा। पॉकेट बुक के आकार की जो किताबें होती थी, पॉकेट बुक के आकार की जो किताबें होती थी उनके लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द उनके लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द चैप बुक कहलाता है। चैप बुक कहलाता है। इसे गुटका भी कहते हैं, जिसका चलन मुद्रण क्रांति के बाद आया। इसे गुटका भी कहते हैं, जिसका चलन मुद्रण क्रांति के बाद आया। बच्चों, अगला प्रश्न नोट करिएगा, 19वीं सदी की मशहूर लेखिकाओं के नाम लिखिए। 19वीं सदी की मशहूर लेखिकाओं के नाम लिखिएगा। उत्तर में कुछ प्रसिद्ध मशहूर लेखिकाएं थी, जैसे जेन ऑस्टिन, एक नंबर पे डालिएगा जेन ऑस्टिन। 2 नंबर में डालिएगा ब्रांट बहनें। ब्रांट बहनें। 3 नंबर पे डालिएगा जॉर्ज एलियट। 4 नंबर में रखिएगा रस सुंदरी देवी। और अगले नंबर पर रखिएगा कैलाश वासिनी देवी। कैलाश वासिनी देवी। अगला नंबर लिखिएगा ताराबाई शिंदे। ताराबाई शिंदे। अगला और लास्ट नंबर लिखिएगा पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई। आदि कुछ ऐसी मशहूर लेखिकाएं थी 19वीं सदी की। ठीक है, अगला प्रश्न नोट करिएगा। अगला प्रश्न है, मुद्रण संस्कृति के 2 परिणाम लिखिए। मुद्रण संस्कृति के 2 परिणाम। उत्तर में लिखिएगा मुद्रण संस्कृति के 2 परिणाम निम्न हैं। 2 परिणाम निम्न है या निम्नलिखित है भी लिख सकते हैं। मुद्रण संस्कृति के 2 परिणाम निम्नलिखित हैं। पहला नंबर पे डाल के लिखिएगा, इस संस्कृति ने भारत के राष्ट्रवाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस संस्कृति ने भारत के राष्ट्रवाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस संस्कृति ने भारत के राष्ट्रवाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और अगला नंबर लिखिएगा, इस संस्कृति ने पुस्तक उत्पादन के नए तरीके बताए।
इस संस्कृति ने पुस्तक उत्पादन के नए तरीके बताए जिससे लोगों की ज़िंदगी बदल गई। इसके आने से चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल गया। इसके आने से चीज़ों के देखने का नज़रिया बदल गया। अगला नंबर पे नोट करिएगा। अगला है मुद्रण तकनीक सबसे पहले किन देशों में विकसित हुई। मुद्रण तकनीक सबसे पहले किन देशों में विकसित हुई। उत्तर में लिखिएगा। यह तकनीक सबसे पहले चीन, जापान और कोरिया में विकसित हुई। यह तकनीक सबसे पहले चीन, जापान और कोरिया में विकसित हुई। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन नोट करिएगा। प्लाटेन से क्या आशय है। प्लाटेन से क्या आशय है। तो बच्चों, यह छपाई में प्रयोग होने वाला एक बोर्ड था जिसको कागज़ के पीछे दबाकर टाइप की छाप ली जाती थी और यह पहले लकड़ी के कठवे का हुआ करता था, फिर बाद में इस्पात का बनने लगा था। ठीक है, तो लिखिएगा। यह छपाई में प्रयोग होने वाला एक बोर्ड था। प्लाटेन क्या था। छपाई में प्रयोग होने वाला एक बोर्ड था जिसको कागज़ के पीछे दबाकर टाइप की छाप ली जाती थी। यह पहले लकड़ी का हुआ करता था। बाद में इस्पात का बनने लगा था। अगला पॉइंट नोट करिएगा। गाथा गीत से क्या आशय है। गाथा गीत से क्या आशय है। उत्तर में लिखिएगा। गाथा गीत से आशय उस लोकगीत से है। गाथा गीत से आशय उस लोकगीत से है जिसे गाया या सुनाया जाता है। उस लोकगीत से है जिसे गाया या सुनाया जाता है। उस लोकगीत से है जिसे गाया या सुनाया जाता है। अगला क्वेश्चन नोट करिएगा। फूसन ऋषि से आप क्या समझते हैं। तो बच्चों, यह ऐसे व्यक्ति होते थे जो सुंदर तरीके से किताबों को लिखने का कार्य किया करते थे। यह अपने हाथ से बड़े सुंदर सुडौल अक्षरों में बढ़िया हैंड राइटिंग से जो है तो किताबों को लिखा करते थे, जिन्हें फूसन ऋषि कहते हैं। ठीक है, तो उत्तर के हेडिंग में डालिएगा फूसन ऋषि और डिटेल करिएगा। सुंदर तरीके से किताबों को लिखने वाले व्यक्तियों को फूसन ऋषि कहा जाता था।
खुशनवीसी कहा जाता था। जो अपने हाथ से बड़े सुंदर सुडौल जो अपने हाथ से बड़े सुंदर सुडौल अक्षरों से कलात्मक लिखाई किया करते थे। सुंदर सुडौल अक्षरों से कलात्मक लिखाई किया करते थे। इन्हें ही खुशनवीसी कहा जाता था। इन्हें ही खुशनवीसी कहा जाता था। अगला प्रश्न नोट करिएगा बच्चों। डायमंत्र सूत्र क्या है? डायमंत्र सूत्र क्या है? डायमंत्र सूत्र क्या है? बच्चों, यह जापान की सबसे पुरानी पुस्तक है जिसे 868 ईस्वी में छापा गया था, जिसमें पाठ के साथ साथ लकड़ी पर खुदे चित्र हुआ करते थे। ठीक है, तो लिखिएगा डायमंत्र, उत्तर के हेडिंग में रखिएगा डायमंत्र और डिटेल में लिखिएगा यह जापान की सबसे पुरानी पुस्तक है। यह जापान की सबसे पुरानी पुस्तक है जिसे यह जापान की सबसे पुरानी पुस्तक है जिसे 868 ईस्वी में छापा गया था। जिसे 868 ईस्वी में छापा गया था, जिसमें पाठ के साथ साथ काठ या लकड़ी पर खुदे चित्र हैं। जिसमें पाठ के साथ साथ काठ या लकड़ी पर छपे या खुदे चित्र हैं। जिसमें पाठ के साथ साथ काठ या लकड़ी पर खुदे चित्र हैं। अगला प्रश्न नोट करिएगा बच्चों। कितागाबा उतामारो क्यों प्रसिद्ध है? कितागाबा उतामारो क्यों प्रसिद्ध है? बच्चों, यह एक व्यक्ति का नाम है। यह एक व्यक्ति हैं जिनका जन्म 1753 में हुआ था। इन्होंने तैरती दुनिया के चित्र नामक एक रचना की थी, जिसमें उन्होंने शहरी जीवन के बारे में लिखा था, चित्रण किया था। उनके द्वारा यह छपी प्रतियां जब यूरोप और अमेरिका पहुंची तो वहां माने, मोने और वान गाग जैसे चित्रकारों को भी प्रभावित किया था। लिखिएगा इसमें कितागाबा उतामारो हेडिंग में रख लीजिएगा और डिटेल में लिखिएगा यह एक व्यक्ति है जिनका जन्म 1753 में हुआ था। यह एक व्यक्ति है जिनका जन्म 1753 में हुआ था, जिन्होंने तैरती दुनिया के चित्र नामक शैली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जिन्होंने तैरती दुनिया के चित्र नामक शैली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस शैली में उन्होंने शहरी जीवन का चित्रण किया था। इस शैली में उन्होंने शहरी जीवन का चित्रण किया था। इनके द्वारा छापी गई प्रतियां जब
यूरोप व अमेरिका पहुंची। इनके द्वारा छापी गई प्रतियां जब यूरोप व अमेरिका पहुंची तब वहां के प्रसिद्ध चित्रकार माने, मोने, वान तथा गाग को प्रभावित किया। माने, मोने, वान तथा गाग जैसे चित्रकारों को प्रभावित किया। ठीक है, अगला प्रश्न नोट करिएगा। अगला और लास्ट प्रश्न है बच्चों, नोट करिएगा। मुद्रण युग के पहले पांडुलिपियां किस पर लिखी जाती थी? मुद्रण युग के पहले पांडुलिपियां किस पर लिखी जाती थी? उत्तर में लिखिएगा। मुद्रण युग के पहले पांडुलिपियां ताड़ के पत्तों या हाथ से बने कागज पर। मुद्रण युग के पहले पांडुलिपियां ताड़ के पत्तों या हाथ से बने कागज पर नकल करके लिखी जाती थी। जिनके पन्नों पर बेहतरीन तस्वीरें भी बनाई जाती थी। और किताबों का उम्र बढ़ने के साथ उन्हें सिल कर बांध दिया जाता था। और पांडुलिपियों की उम्र बढ़ने के साथ उन्हें सिल कर बांध दिया जाता था। पांडुलिपियां क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध होती थी। जो कि महंगी और नाजुक भी हुआ करती थी। इसीलिए आम लोग इनको खरीद कर पढ़ नहीं सकते थे। इसीलिए आम लोग या व्यक्ति इन्हें खरीद कर पढ़ नहीं सकते थे। तो इस तरह से बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।